जय हिंद साथियों, मैं विशाल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग राष्ट्रपति के टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियां और अनुच्छेद भी देखेंगे जो कि हमारे विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति किस भाग में होता है उसकी भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 5 में वर्णन है कार्यपालिका का। भाग 5 जो कि स्टार्ट होता है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 अनुच्छेद 152 से लेकर 151 तक होता है और इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की बातें कही जाती हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे भाग 5 में कार्यपालिका को। जो कार्यपालिका है यह अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और कुछ राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो कार्यपालिका जो होती है, इस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन पूछा गया भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो भारत का प्रथम नागरिक होगा राष्ट्रपति। और फिर से क्वेश्चन पूछा गया भारत में जितनी भी सेनाएं होती हैं इनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। सभी सेनाओं का यानी तीनों सेनाओं का सेनापति या सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में एकता एवं अखंडता का प्रतीक कौन होता है? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में एकता एवं अखंडता का प्रतीक कौन होता है? तो भारत में एकता एवं अखंडता का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। एकता एवं अखंडता का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। फिर से क्वेश्चन पूछा था देश का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्यों का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है। ठीक है। फिर से क्वेश्चन पूछा आता है भारत में जो कार्यपालिका होती है इस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है भारत में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो एक बार फिर से देखते हैं। हमने पढ़ा भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 51 तक के बारे में बताया गया, 151 तक के बारे में बताया गया, जिसमें कार्यपालिका हमें पढ़नी थी। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। सभी सेनाओं का सेनापति या सर्वोच्च कमांडर होता है। और राष्ट्रपति जो होता है एकता एवं अखंडता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रमुख होता है। इतनी जानकारी लेने के बाद एक ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक है पकानी कोका द्योदशम। पकानी कोका द्योदशम। पकानी कोका द्योदशम। इस ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य अनुच्छेद आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद स्टार्ट होता है अनुच्छेद 52 से, फिर आ जाएगा 53, अनुच्छेद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित 52 से लेकर 61 तक मुख्य अनुच्छेद पढ़ने हैं। फिर जो बचेंगे वो अलग से पढ़ लेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति की पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत में होगा। तो राष्ट्रपति का पद जो है ये कहां से लिया गया हमारे संविधान में? तो राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में लिया गया है ब्रिटेन से। हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। फिर पूछा जाएगा अनुच्छेद 53 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? कार्यपालिका का वर्णन है।
कार्यपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 53 में, जिसमें बताया गया जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हम पढ़ेंगे। कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। तो ध्यान देंगे, एक बार पूछाएगा कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। तो औपचारिक प्रमुख किस रूप से हुआ ये और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री किस रूप से हुआ, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वास्तविक प्रमुख का मतलब जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होंगी वो होंगी प्रधानमंत्री के पास, जबकि औपचारिक शक्तियां किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास। औपचारिक का मतलब जितने भी कार्यपालिका के काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए औपचारिक शक्तियां होंगी राष्ट्रपति के पास और वास्तविक शक्तियां होंगी प्रधानमंत्री के पास। आगे आ जाएंगे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन कौन करवाएगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। अब पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। और कौन लेता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो चुने हुए सदस्य लेते हैं। कौन लेता है? चुने हुए सदस्य। किसके चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? तो संसद के चुने हुए सदस्य लेते हैं और राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। अब संसद में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए सदस्य जितने भी होते हैं सारे के सारे भाग लेते हैं। लेकिन कितने कौन से होने चाहिए? चुने हुए सदस्य होने। अब विधानसभा में कौन कौन सी विधानसभाएं भाग लेती हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं 28 राज्यों की विधानसभा और 2 केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा। 2 केंद्र शासित राज्य कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी। पहले दिल्ली और पांडिचेरी जो था इसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का मौका या अवसर दिया गया। इतना जानकारी के बाद हम आगे देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है जो कि ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद 53 में बताया गया कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कैसा प्रमुख? औपचारिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन कौन करवाता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग निर्वाचक मंडल का गठन करता है जिसमें कौन होता है? संसद के सदस्य और विधानसभा। तो पूछा था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। कौन से चुने हुए सदस्य? संसद के। संसद में किसके? लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य। साथ में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब पूछा था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग नहीं लेते वो है मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के मनोनीत सदस्य, साथ में विधान परिषद ये भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर इतनी बात क्लियर हुई हो तो आगे चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 55 में बताया गया राष्ट्रपति के कोटा के बारे में। किसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोटा के बारे में बताया गया। कोटा का सूत्र पूछा गया है। तो राष्ट्रपति का जो कोटा होता है वो होता है कुल मत बटे कुल उम्मीदवार, कुल मत बटे कुल उम्मीदवार
+1 और टोटल का +1। ये होता है राष्ट्रपति का कोटा निकालने का फार्मूला। तो इसके तहत अनुच्छेद 55 में बताया गया भारत में जो राष्ट्रपति होगा उसका कोटा जो होता है वो किसके बारे कोटा जो होता है उसका निकालने का सूत्र ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। कितना होता है? 4 वर्ष होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 57 में बताया गया राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन के बारे में बताया गया। निर्वाचन तो हमारे अनुच्छेद 57 में यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है चुनकर। ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 57 में बताया गया कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 5 बार, जितनी भी बार वो राष्ट्रपति चुना जाएगा उतनी बार वो राष्ट्रपति रह सकता है। तो अभी तक सर्वाधिक समय तक कौन राष्ट्रपति रहा भारत का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कितनी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो 2 बार चुने गए। 2 बार ये राष्ट्रपति चुने गए और 1 बार ये संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यहीं पे पूछ रहा था अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है कोई भी व्यक्ति। तो अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता होनी चाहिए यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात करता है तो उसे क्या क्या योग्यता रखनी चाहिए अपनी? तो उसके पास पहली योग्यता होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है? उसकी उम्र जो हो वो 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। उसकी उम्र कितनी हो? 35 वर्ष हो। तीसरी योग्यता क्या है? तो तीसरी योग्यता है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये योग्यता होनी चाहिए। और तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? उसके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो इतनी चीजें योग्यता अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, 50 अनुमोदक यानी 50 लोग तुम्हें सपोर्ट करने वाले होने चाहिए और 50 लोग तुम्हारे साथ हस्ताक्षर करने वाले होने चाहिए कागज में। तो इस प्रकार से योग्यता बात करेंगे आगे अनुच्छेद 59 में। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की दशाओं का वर्णन है। दशा यानी शर्तों का वर्णन है। राष्ट्रपति से संबंधित दशा एवं शर्तों का वर्णन है अनुच्छेद 59 में। दशा की बात करेंगे, कौन कौन सी दशाएं हैं राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित? तो दशाएं, पहली दशा है यानी शर्त है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति हो वो कौन हो? किसी लाभ के पद पर ना हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये बताया गया है दशाओं में। और अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसे जमानत राशि जमा करनी होगी। कितनी? 15,000 रुपए। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए शर्त है जमानत राशि जमा करनी होगी। कितनी? 15,000 रुपए। किसके पास जमा करनी होगी? तो आरबीआई के पास जमा करनी होगी। आरबीआई के पास 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। और शर्त क्या है? जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े व्यक्ति वो पागल और दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब क्या है? तो बैंक करप्टेड ना हो। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति बैंक करप्टेड ना हो। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे एक बार फिर से, जमानत राशि जो है कितनी होनी चाहिए? 15,000। किसके पास जमा होती? आरबीआई के पास। जमानत राशि 15,000 इतनी ज्यादा नहीं है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन
जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, इसका मतलब उसके सम्मान को ठेस पहुंचा दी जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति कुल मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है, कितना, कुल मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि उसकी जब्त हो जाएगी कब, जब वो कुल मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाएगा तब। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 60 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 60 में वर्णन है राष्ट्रपति की शपथ का। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया है। 7 से 60, 7 से शपथ। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, यानी प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर किसी कारणवश ये भारत में नहीं है और तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तब राष्ट्रपति को दिलाएगा शपथ सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो होगा वो राष्ट्रपति को उसके पद के लिए शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। आगे चलेंगे अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग के बारे में। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाना है तो हमें क्या लाना होगा, महाभियोग। राष्ट्रपति को अगर हमें हटाना है तो क्या लाना होगा, महाभियोग। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है, तो संसद चला सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लाएगा, संसद लाएगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये बताया गया। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, ये सबको पता है। और संसद के किसी भी सदन में इसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आएगा, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग आएगा, यह महाभियोग की जानकारी राष्ट्रपति को कितने दिन पहले देनी होती है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देनी होगी। तो महाभियोग प्रक्रिया की जानकारी राष्ट्रपति को लिखित रूप से 14 दिन पहले देनी होगी। इतनी बात आई समझ में? अगर आ गई है तो ठीक।